नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जल्द ही आपकी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और इस प्रारंभिक परीक्षा में आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें, प्रदर्शन कर सकें और अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज। इस प्रैक्टिस सीरीज में हम आपके सामने अलग अलग सेगमेंट से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी तैयारी का प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन कर सके। आज हम जिस सेगमेंट पर बात करने वाले हैं वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण से संबंधित ये आज का हमारा आखिरी एपिसोड होगा। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं प्रश्नों के माध्यम से ही। आज का आपका पहला प्रश्न है, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडायवर्सिटी नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। आपका पहला कथन है, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूएनईपी, आईएमएफ एवं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। दूसरा कथन है, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तीसरा कथन है, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। व्याख्या यह है कि पारितंत्र यानी इकोसिस्टम और जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी द इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी टीईईबी एक वैश्विक पहल है जो प्रकृति, नेचर, जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निदर्शन तथा अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है तथा जैव विविधता के अधिक लाभों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। टीईईबी अध्ययन का प्रथम चरण जर्मनी तथा यूरोपियन कमीशन के द्वारा तथा अध्ययन का दूसरा चरण यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के समर्थन से जारी किया गया है। अगर इसके आधार पर देखें तो आपका कथन 2 और 3 सही हो जाएगा जबकि कथन 1 इसमें गलत होता है। तो इस प्रकार से उत्तर सी इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का या के क्या महत्व है या है। पहला कथन है, इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। दूसरा कथन है, यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है। नियतन का मतलब होता है आवंटन सुलभ कराता है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर हम इसके उत्तर को जान लेंगे। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वैसे देशों का अभिसमय है जो गंभीर सूखा तथा मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर अफ्रीकी देशों में। इस प्रकार से कथन 2 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी कथन 2 जो जिसमें कहा गया है कि यह विशिष्ट रूप से दक्षिण एशियाई और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित है, तो इस प्रकार से यह कथन गलत हो जाता है अगर आप इसको पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है और इस प्रकार से कथन 1 इसमें सही हो जाता है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। यह अभिसमय सुशासन, सतत विकास तथा विकेंद्रीकरण यानी एक जिसको आप कहते हैं सामान्य तौर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में पंचायतों के माध्यम से विकेंद्रीकरण लाया जाता है, इसी प्रकार से विकेंद्रीकरण के माध्यम से आप अलग अलग
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो विकेंद्रीकरण का अनोखा उदाहरण है, यह एक मात्र अभिसमय है जो सीधे एजेंडा 21 की सिफारिश से अस्तित्व में आया तथा इसे 17 जून 1994 को स्वीकृत किया गया। इस अभिसमय को 26 दिसंबर 1996 से लागू किया गया और इस प्रकार से कथन 3 इसमें सही हो जाता है, यानी उत्तर सी, केवल 1 और 3 इसमें सही होगा जबकि दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? आपको इसका अर्थ बताना है। ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। इसका अर्थ यह है, जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर उत्तर को जान लेंगे। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आर्द्र भूमियों की एक पंजीकृत सूची है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन आर्द्र स्थलों को पंजीकृत किया जाता है जिनका तकनीकी विकास, प्रदूषण एवं अन्य मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उनके पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है अथवा होने की संभावना है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की स्थापना 1990 में की गई थी और इस प्रकार से कथन 1 इसमें सही हो जाता है, यही इसका उत्तर भी होगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2 युग्म दिए गए हैं, प्रोटोकॉल या सम्मेलन, और उन सम्मेलनों का एजेंडा उनके सामने दिया गया है, तो आपको सही तरह से सुमेलित करके उत्तर बताना है। पहला है प्रोटोकॉल या सम्मेलन, कार्टाजिना प्रोटोकॉल। इसके सामने लिखा है एजेंडे के रूप में, जीवित संशोधित जीवों यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के सुरक्षित संचालन, परिवहन एवं उपयोग को सुनिश्चित करना। दूसरा, नागोया प्रोटोकॉल, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का सीमा पारी स्थानांतरण। तीसरा लिखा है बेसल अभिसमय, इसके सामने एजेंडा लिखा है जैव विविधता की लाभों की साझेदारी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी उपर्युक्त सभी। चलिए इसकी भी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। नागोया प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग एवं समान साझेदारी है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी से प्राप्त होने वाले अवयवों का सुरक्षित हस्तांतरण एवं उनके उपयोग से है, जबकि बेसल अभिसमय को हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का मानव पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों से रक्षा करने के लिए आयोजित किया गया है। तो इसके आधार पर जो इसका उत्तर होगा वो सामान्य तौर से हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक ही इसमें ठीक तरीके से सुमेलित है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, बाकी सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेज़विले, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ब्रेज़ाविले भी हो सकता है और ब्रेज़विले भी हो सकता है। तो ब्रेज़विले घोषणा का संबंध निम्न में से किससे है? ए, वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मौतों की संख्याओं को आधी करने से। बी, विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड की रक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर से। सी, जलवायु जोखिम पारदर्शिता को प्रतिबद्ध करने के लिए विश्व का पहला बीमा बाजार से। डी, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में शरणार्थियों, विस्थापित और स्टेटलेस व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण को सुदृढ़ करने से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कांगो बेसिन का क्यूबेट सेंट्रल क्षेत्र, जो विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड्स हैं, को अनियंत्रित भूमि के प्रयोग से सुरक्षित करने हेतु एवं इसके जल निकासी तथा पतन को रोकने के लिए ब्राज़ाविले घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और इस प्रकार ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? यहां पर आपको 2 युग्म दिए हैं, पहला अंतरराष्ट्रीय अभिसमय से संबंधित है और दूसरा उसके उद्देश्य से संबंधित है। तो पहला इसमें आपको दिया है स्टॉकहोम अभिसमय, इसके सामने उद्देश्य लिखा है कीटनाशक तथा औद्योगिक रसायन से संबंधित होना। दूसरा रोटरडैम अभिसमय, खतरनाक अपशिष्ट का सीमा पारी आवागमन। तीसरा बेसल अभिसमय, इसके सामने लिखा है दीर्घ स्थायी कार्बनिक
प्रदूषक। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। बेसल समझौता, द बेसल कन्वेंशन 1989 खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार आवागमन एवं उनके निपटान से संबंधित है। अतः इस प्रकार से युग्म 3 क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है, यानी तीसरा जो युग्म है ये सही नहीं जुड़ा है। चलिए और व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। रॉटरडैम समझौते को 1998 में अपनाया गया था तथा यह 2004 से प्रभाव में आया था। यह पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्य दायित्वों का निर्धारित करता है। इस समझौते के अंतर्गत में कीटनाशक तथा औद्योगिक रसायन आते हैं जिन्हें स्वास्थ्य या पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार से युग्म 2 भी सुमेलित नहीं है। स्टॉकहोम समझौता दीर्घ स्थायी रासायनिक पदार्थों से संबंधित है। इसे 2001 में अपनाया गया था तथा यह 2004 से प्रभाव में आया और इस प्रकार से युग्म 1 भी सुमेलित यह नहीं है, यानी कोई भी युग्म ठीक तरह से सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्रैफिक इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN तथा प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बीच एक कूटनीतिक गठबंधन है। दूसरा कथन है यह अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और तीसरा कथन है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट ट्रैफिक इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ट्रैफिक इंटरनेशनल एक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN और प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बीच एक कूटनीतिक गठबंधन है और इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। यह शोध और विश्लेषण तथा अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ उपचारात्मक कार्रवाई का समर्थन कर अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रकार से कथन 2 सही है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस प्रकार से कथन सी यानी 1 और 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपका पहला कथन है यह सीमा पार पर्यावरणीय मुद्दों जैसे कि वायु प्रदूषण पर कार्रवाई के लिए एक मंच है। दूसरा कथन है म्यांमार दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम का सदस्य नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2, जिसको हम इस संगठन को दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम को हम साकेब संगठन के नाम से भी सामान्य तौर से संबोधित कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम साउथ एशियन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक अंतर सरकारी संगठन है जो इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण प्रबंधन और वृद्धि को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया की सरकारों द्वारा 1982 में स्थापित किया गया था। साउथ एशियन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कोलंबो में है। साकेब दक्षिण एशियाई सागर कार्यक्रम के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है और ये संगठन जो है इसमें इसके सदस्यों में शामिल कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव। यानी सामान्य तौर से दक्षिण एशियाई देश जो सार्क संगठन से जुड़े हुए हैं वे इसमें शामिल है। इस प्रकार से कथन 2 सही हो जाता है। तो ये जो संगठन है ये सीमा पार पर्यावरण के मुद्दों पर कार्रवाई के लिए उपयुक्त मंच भी है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका भौगोलिक क्षेत्र या प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे होता है। इस प्रकार की भागीदारी का एक क्षेत्र वायु प्रदूषण तथा उसके संभावित सीमा पार प्रभावों पर नियंत्रण और उनकी रोकथाम है और इस प्रकार से कथन 1 भी सही हो जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएंगे।
चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी या किनकी स्थापना या प्रशासन वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं की गई है? 1 वन्य जीव अभ्यारण्य, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 जैव मंडल रिजर्व, 4 जैविक उद्यान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। हमें पूरी उम्मीद है कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने में सक्षम हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।